A very good morning, good afternoon, good evening to all of you. Today we are discuss about the syllabus of chemistry for class 12th CBSC as well as the ICSC. बेसिकली तो हम लोग बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. द फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री. The first one is physical chemistry. The second one is the organic chemistry, organic chemistry, and the last one is the inorganic chemistry. यदि हम बात करें भैया फिजिकल केमिस्ट्री में, तो डिफरेंट यदि हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो सीबीएसई में, आईसीएससी में ऑलमोस्ट जो मार्किंग वाइज यदि इसकी मतलब बात करें तो बहुत मार्जिन सा फर्क है फिजिकल केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. यदि हम बात करें मार्किंग स्कीम के हिसाब से, तो भैया हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग यूनिट्स पढ़ेंगे बेसिकली वो यूनिट्स होंगे सॉलिड स्टेट. ठीक है, हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के अलावा सॉल्यूशन पढ़ेंगे. इस पे हम लोग सॉल्यूशन के अलावा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा हम लोग इसमें सबसे मोस्ट एक और यूनिट है यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है भैया, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे. और इसमें हम लोग खासकर से जितनी भी ये यूनिट्स हैं इनका अपना एक खासा वेटेज है. सरफेस केमिस्ट्री भी इसी का एक पार्ट होता है, सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से बेसिकली स्टार्ट करेंगे, फिर देन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यदि हम बात करें सीबीएसई की बात करें, तो सीबीएसई में जो फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिकली जो वेटेज है वो 23 मार्क्स का है. सीबीएसई में इसका जो वेटेज है वो 23 मार्क्स का है. सीबीएसई में जो इससे क्वेश्चन आते हैं वो 23 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं. ठीक है, पर यदि बात करूं आईएससी वालों की, तो इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में 25 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट वे है मतलब क्वेश्चन पूछने का. यहाँ यदि मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम लोग बहुत सारी यूनिट्स पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक में. जैसे हम लोग बात करें हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स. ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर और भी डिफरेंट यूनिट्स पढ़ेंगे. जैसे कि मैं बात करूँ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में. एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट होगा. और भी मतलब बहुत सारी यूनिट्स हैं जो हम लोग एक ही यूनिट को हम लोग डिस्कस करने बैठे, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन है. ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यहाँ भी इसको भी हम लोग करेंगे डिस्कस. हम लोग अमाइंस पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे और पॉलीमर भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे. ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पर मार्किंग की, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि कैसे इसको डिवाइड कर रखा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली सीबीएसई में 28 मार्क्स का आता है और 28 मार्क्स का पूछा जाता है ये सीबीएसई में. और यदि मैं बात करूं तो 25 मार्क्स का वेटेज है इसका आईसीएससी में, आईएससी बोर्ड में 25 मार्क्स का इसका वेटेज है. यदि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग ये बात करें, तो यार हम लोग इसमें यूनिट्स पढ़ेंगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग. और इसके अलावा हम लोग इसमें आपका एक और यूनिट इसमें रहेगी, तो इसमें पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक
और एक यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसका जो वेटेज है बेसिकली यदि मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी जो मार्किंग है उसी इसकी मार्किंग के हिसाब से हम लोग बात करें तो 19 मार्क्स का सीबीएसई में इसका वेटेज है। सीबीएसई में इसमें क्वेश्चन आपसे 19 मार्क्स के पूछे जाएंगे और आईएससी बोर्ड में इसकी जो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछेगा आईएससी बोर्ड में तो वो 20 मार्क्स का पूछेगा। तो और ओवरऑल कहने का मतलब ये बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब हम लोग कौन कौन सी यूनिट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग एक यूनिट और पढ़ते हैं केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, ठीक है। तो ये तो बेसिकली पूरा सिलेबस है केमिस्ट्री का जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये करके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया फिजिकल केमिस्ट्री से। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग जो यूनिट पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि बहुत इसका वेटेज है और आईआईटी जेईई में और नीट में इससे हर बार मतलब क्वेश्चन आते ही आता है। बोर्ड एग्जाम में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। तो आई होप कि इस यूनिट को स्टार्ट करने से ज़्यादा फायदे होंगे। और भी बहुत सारी जो यूनिट्स हैं इससे इंटरकनेक्टेड है तो बहुत आसान रहेगा फिर बाकी यूनिट को पढ़ना। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई में चाहे वो आपका सीबीएसई हो या आईएससी हो, दोनों में इसका जो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो आपका एक्सटर्नल 70 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और आईएससी में भी 70 मार्क्स का रहता है पेपर। और यदि हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की तो आपको टाइम मिलता है प्रॉपर 3 आवर्स का टाइम मिलता है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये बस केवल ये है कि 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, 70 मार्क्स का पेपर, 70 मार्क्स का सीबीएसई, 70 मार्क्स का आईएससी वालों के लिए रहेगा। बस एक बात ये है कि जो 30 मार्क्स आपका बच गया वो आपका इंटरनल रहेगा और वो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कूल प्रैक्टिकल वाइवा एट ऑल, तो उस बेस पे 30 मार्क्स रहेंगे। तो 100 मार्क्स का ओवरऑल आपका बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज रहेगा, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से और फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये सब सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि सिलेबस कैसे है और कैसे हम लोगों को उसको पढ़ना है, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। और वेटेज आप देख रहे हैं 23 मार्क्स 25 मार्क्स, तो क्यों ना इसी से स्टार्ट करें, ठीक है। मैं इसको रख कर दे रहा हूँ फिर। तो बेसिकली होता क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री में यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे अच्छे से कि टॉपिक हम लोगों को कैसे पढ़ने हैं और फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, तो फिर बहुत आसान होगा पूरी की पूरी यूनिट पढ़ना आपको। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स ये फिजिकल केमिस्ट्री की 4th यूनिट है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। और एग्जाम में इसका वेटेज अच्छा खासा वेटेज है। यदि मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम में तो ये बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत आराम से मतलब 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी बोर्ड हो। और तो जरा यहाँ पर बात करेंगे भैया, तो एक्चुअली में काइनेमेटिक्स में यदि हम लोग बात करें केमिकल काइनेटिक्स में तो एक वर्ड होता है काइनेसिस। और काइनेसिस का मतलब होता है भैया मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। अब काइनेसिस ये वर्ड एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, जब एक कोई भी रिएक्शन आपके रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो आप ऐसे समझिए कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है दैट मींस स्टार्टिंग में हमने कुछ रिएक्टेंट लिया होगा और जब वो रिएक्ट किया होगा देन आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट बना होगा। दैट मींस कि जो भी कंसंट्रेशन यहाँ पे रहा होगा वो धीरे धीरे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता गया और यहाँ पर धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता गया। अब क्वेश्चन मन में ये आता है कि सर क्या ऐसा होगा कि रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाएगा तब प्रोडक्ट बनेगा? नहीं। तो यार एक बात आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम वाली बात पढ़ी होगी। दैट मींस कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो ये फॉर्मेशन है ये कंसंट्रेशन तब तक आपका डिक्रीज करेगा जब तक कि इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन आपस में बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये सबसे खास और मोस्ट पॉइंट है, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली इसमें हम लोग करते कैसे हैं
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस की, तो समझ लेते हैं भैया। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस की बात यदि करें, बेसिकली क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग देखें तो हम लोगों ने इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया हुआ है, और मेनली 3 टाइप के रिएक्शंस देखने को हम लोगों को मिलती हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यदि भाई क्लासिफिकेशन में मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, थ्री टाइप की मेनली रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है। नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। द फर्स्ट वन इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। अब वेरी फास्ट रिएक्शंस होती क्या है, जरा इस बात को समझ लें। यार इस वर्ड से ही हमें ये बात समझ में आ रही होगी भैया कि वेरी फास्ट का मतलब बेसिकली है क्या। द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन लेस देन 1 पिकोसेकंड, ठीक है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो 1 पिकोसेकंड में ही क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, ठीक है। 1 पिकोसेकंड का मतलब भैया हो गया आपका 10 टू पावर माइनस 12 सेकेंड, 10 टू पावर माइनस 12 सेकेंड। दैट मीन्स द केमिकल रिएक्शन which completes in less than 1 picosecond time is known as very fast reactions. अब देखो यार वेरी फास्ट रिएक्शन जितनी भी होती है बेसिकली इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द रेट ऑफ दैट टाइप ऑफ रिएक्शन। बहुत मुश्किल होता है इनका हम लोगों को रेट फाइंड करना, क्योंकि अब एक बात समझो कि ये इतनी फास्ट प्रोसेस हो रही है कि रिएक्शन को होने में 1 पिको सेकंड का टाइम लग रहा है, 10 टू पावर माइनस 12 सेकंड का टाइम लग रहा है। दैट मीन जैसे आप सोचते हैं उससे पहले वो रिएक्शन खत्म हो जा रही है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करें तो मैं इसमें कहूंगा जैसे कि आयनिक रिएक्शन होती है आपकी, ठीक है। आयनिक रिएक्शन हो गई। अब मैं आरएक्शन लिख रहा हूँ, इसका मतलब रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। आयनिक रिएक्शन है आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपकी, ठीक है। केमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। और अब यदि हम लोग इसकी एक और रिएक्शन की बात करेंगे भैया, सेकंड क्लासिफिकेशन में हम लोग सेकंड रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे, वो है आपकी वेरी स्लो रिएक्शन। द सेकंड वन इज वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब क्या होता है जरा समझते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब बस ये है कहने का मतलब कि कोई ऐसे, देखो नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए वेरी स्लो रिएक्शन। दैट मीन्स एक ऐसी रिएक्शन जिसको खत्म होने में कुछ टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, उसको खत्म होने में कुछ हार्स लग रहे हैं, कुछ डेज लग रहे हैं, और वी कैन से कुछ ईयर्स लग रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस आपको कहलाएंगे वेरी स्लो रिएक्शंस। तो आप चाहो थोड़ा सा लिख लो इसमें वेरी स्लो रिएक्शंस में, वेरी स्लो रिएक्शन जरा सा लिख लीजिए। अ केमिकल रिएक्शन which completes in a long time, chemical reaction which completes in a long time from some minute to some years are called slow reactions. वो सारी के सारे रिएक्शन भैया स्लो रिएक्शन कहलाएंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूं इसमें वेरी स्लो रिएक्शन के, तो मैं एक बात बोलूंगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे भाई हम लोग बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की, ठीक है। लोहे में जंग का लगना, रस्ट का लगना, ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोग मार्केट से कोई आयरन का कुछ भी लेके आ रहे हैं और हम लोगों ने उसको कुछ दिन पानी में रख दिया तो हम लोग बोलेंगे अरे भाई साहब ये तो होता है उसमें रस्ट लग गया है, ठीक है। दैट मीन्स कि ऐसी प्रोसेस जिसको होने में, जिसकी रिएक्शंस होने में कम से कम एक सेट टाइम लगता है, एक पूरा टाइम लेता है, वो कुछ हार्स का, कुछ डेज का, और कुछ मंथ का, और इवन कुछ ईयर का टाइम ले। जैसे मैं एक बात और बोलूँ इसमें, मैं कहूँ कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ कार्बन इनटू डायमंड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार माना कि मतलब जो आपका डायमंड है वो कार्बन का एक
एलोट्रॉफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कार्बन इकट्ठा कर लें और कल कल सुबह जा रहे हैं और उससे एक दो डायमंड निकाल रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं बेसिकली, ठीक है ना। तो वो भी आपका क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल और भी हम लोग इसमें कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन इनटू डायमंड। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब कि वो बस आप इतना समझ लीजिए, वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब यार ये है कि मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसको खत्म होने में कुछ टाइम लेता है, एक सेट पैटर्न में उसका एक टाइम इंटरवल होता है, तब वो रिएक्शन खत्म होती है, ठीक है। एक और इस पे हम लोग बात करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन में एक और रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं भैया मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन बेसिकली क्या होती है समझ लेते हैं, ठीक है। अब वैसे तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा भैया कि मॉडरेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस का मतलब क्या होता है समझते हैं। मॉडरेट का मतलब क्या है, दैट मींस ऐसी कोई रिएक्शन जो ना तो बहुत जल्दी हो रही है और ना ही उसको खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। दैट मींस ये कह सकते हैं एक ऐसी रिएक्शन जो वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन के बीच की जो रिएक्शंस होती हैं उसे बोलते हैं मॉडरेट स्लो रिएक्शंस, ठीक है। जैसे भाई मैं एक बात बोलूं कि हम लोग बोले हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहले आप चाहो तो इसमें लिख लो कि मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस होते क्या है, ठीक है। तो मॉडरेटली स्लो रिएक्शन बेसिकली अ केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर इंटरमीडिएट, अ केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर इंटरमीडिएट, a chemical reaction which are intermediate between slow and fast, between slow and fast chemical reactions, स्लो एंड फास्ट केमिकल रिएक्शंस। तो यदि मैं यार इसमें बात करूं आपको कि मॉडरेट स्लो रिएक्शंस के बारे में, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। एग्जांपल इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। यदि मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज की बात करूं तो बेसिकली यू नो दैट कि सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। C12H22O11, दिस इज द सुक्रोज। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं भैया हम लोग, जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, दिस इज सुक्रोज, ओके। और जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज बेसिकली क्या होता है, यदि अब ये टॉपिक हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत हम लोग इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लूकोज क्या होते हैं, फ्रक्टोज क्या होते हैं। बेसिकली मैं बताऊं तो ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोज व्हेन द फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज। ये हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6, ये भी सिमिलर होता है C6H12O6। मैंने बताया अभी अभी कि दोनों का फॉर्मूला एकदम सेम है, बस यार अंतर क्या है यार कि एक्स जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन होता है, व्हाइल इन फ्रक्टोज द कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट, ओके। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार। चलिए इस बात को हम लोग खत्म करते हैं। क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, हम लोग थोड़ा सा इस बारे में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम लोग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अब ये बहुत मोस्ट टॉपिक है भैया इसका, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और सबसे ज्यादा यहीं से न्यूमेरिकल्स हम लोगों को भी पढ़ने रहेंगे। रेट ऑफ अ केमिकल
समझते हैं भैया। किसी भी यदि हम लोग बात करें रिएक्शन की तो इसमें किसी का यदि हम रेट की बात करते हैं तो बेसिकली है क्या, जरा इसको जरा समझिए कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इसका मतलब है क्या बेसिकली। ठीक है, यार कहने का मतलब ये है कि द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इन अ सर्टेन टाइम पीरियड इज नोन एज अ रेट। यस और नो, यदि भाई हम किसी केमिकल रिएक्शन के रेट की हम लोग बात करें बेसिकली तो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट। यही बात तो करेंगे। जैसे भाई मैं कहूं कि ये आपका एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, आर मतलब रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। क्या बताया कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता जाएगा धीरे धीरे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम बात ऐसे जैसे हम लोग यहाँ बात करें हम लोग की एक कंटेनर है यार ये, ठीक है, और इस कंटेनर को हम लोगों ने एक सर्टेन पाइप से दूसरे कंटेनर में इसको हम लोगों ने लगा दिया। अब यहां पे सपोज करो भाई यहां तक वाटर भरा हुआ है, बहुत आराम से समझिएगा। ठीक है, यहां पर पानी भरा हुआ है तो आप पाएंगे कि ये जो हाई टू लो ही फ्लो होगा इसका। ठीक है, तो यहां से भैया जो ये पानी का फ्लो होगा ये धीरे 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 इसका कंसंट्रेशन कम होगा और इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये बिल्कुल सेम बात ऐसे समझिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले टॉपिक पे। लेकिन अब एक लिमिट इसकी भी है, ये कब तक ये पानी इस साइड से इस साइड ट्रांसफर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम वाटर का बराबर ना हो जाए। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब ये पानी खत्म होते 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 ये इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा और अब दोनों में पानी क्योंकि बराबर हो गया है तो ना तो पानी इस साइड से इस साइड ट्रांसफर होगा ना ही इस साइड से इस साइड ट्रांसफर होगा। और मैं इसको ही तो बोल रहा हूं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना, दैट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज slowly decreases and the concentration of the product is increases। ओके, और यदि हम लोग बात करते हैं रेट की, व्हाट इज रेट, तो रेट की हम लोग बात करते हैं हम लोग यही तो बोल रहे हैं, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देख लेते हैं भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यही तो होता है रेट। अब इस बात को थोड़ा सा और भी समझेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब भाई यदि हम लोग बात करें इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की तो क्या होगा, यदि मैं इसको एक बार हटा दूं। ठीक है, देखिए बेसिकली आपको जो ये रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है ये टू टाइप का है। द फर्स्ट वन इज द एवरेज रेट, फर्स्ट है आपका एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एवरेज रेट का मतलब क्या है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यदि मैं इसको एक ग्राफ से आपको इस बात को थोड़ा सा समझाऊंगा आपको मैं, देखिए भाई, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकली कोई रिएक्शन मानी हुई है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और फिर से वही बात, ये आपका क्या है कंसंट्रेशन और यहां पे हम लोग ले रहे हैं टाइम ले रहे हैं, तो दिस इज द कंसंट्रेशन, दिस इज आर। और कंसंट्रेशन को हम लोग शो करते हैं मेरे भैया, एक सिंबल रहता है दिस, इस ब्रैकेट को हम लोग यहां पर जो रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यदि हम एक प्लॉट करें कंसंट्रेशन आर वर्सेस टाइम तो क्या रहेगा, देखो अब बेसिकली मैंने सेम बात ये है कि अब धीरे धीरे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। तो दैट मींस यदि मैं प्लॉट बनाता हूं, ये देख लीजिए,
ऐसा मानते हैं कि एट इनिशियली भैया यहाँ का कोई कंसंट्रेशन रहा होगा आर इनिशियल, आर आई मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियली, और आफ्टर जब ये कंसंट्रेशन इनिशियल पे था तब यहाँ पे टाइम कोई t1 टाइम था, ठीक है। धीरे धीरे कंसंट्रेशन डिक्रीज करता गया और टाइम आपका धीरे धीरे इंक्रीज करता गया, और ये आपका कोई टाइम हो गया t2, और जहां पर मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन इज rf, दिस इज r इनिशियल, दिस इज r फाइनल। कंसंट्रेशन इनिशियल का है, कंसंट्रेशन फाइनल का है, ये टाइम t1 टू t2 टाइम है। यदि मैं एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा तो यही बात करूंगा मैं कि एवरेज रेट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन कंसंट्रेशन। अभी हम लोगों ने बात की रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यदि मैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की बात करूंगा तो कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि यह माइनस साइन क्यों आया हुआ है। यहां पर माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को, दिस इज द डिक्रीमेंट, ठीक है, या डिसअपियरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दैट मींस हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, या मैं कहूं कि कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना, ठीक है, कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना, इंडिकेट डिक्रीमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। यही तो मतलब होता है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, ये एवरेज रेट है, मुझे बात बताओ भैया, इस एवरेज का जो ये साइन है इसका मतलब बस यही तो है भैया कि आर फाइनल और आर इनिशियल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन निकालना होता है। तो मुझे ये बात बताओ यार, ये आर फाइनल है और ये आर इनिशियल है, यदि मैं डेल्टा के जगह इस बात को पुट अप करना चाहूं तो ये माइनस अभी भी बाहर रहेगा भैया, और ये डेल्टा आर क्या आ जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन, अब डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज ऑफ टाइम की बात हो रहा है, तो t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका t2 माइनस t1। बाकी फिर इसमें हम लोग नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सब बातें बहुत की बात है। लेकिन इस बात को और समझिए, ये बात याद रखनी है हमेशा और हमेशा यार, कि भले यार हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन को शो कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे भैया, जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इस बात को याद रखिएगा कि रेट ऑफ एनी रिएक्शंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें ऑलवेज पॉजिटिव ही उसको मान के सॉल्व करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन बस यहाँ पर ये शो कर रहा है कि धीरे धीरे रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। और यदि हम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट की बात करें तो हम इसको ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एवरेज रेट इज इक्वल टू, बिकॉज देखो यहाँ पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज भी तो कर रहा है, यस और नो, ठीक है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा पी कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, यस और नो। दैट मींस कहने का मतलब ये कि अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था और यहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा इंक्रीमेंट और अपीयरेंस ऑफ द व्हाट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये बात है। चलो भैया, तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, और ये दोनों चीजें आपस में बराबर भी होती है, क्योंकि मैंने अभी तो बताया आफ्टर सम टाइम एक प्रोसेस ऐसी होगी जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड बोथ आर इक्वल, ठीक है। चलिए पहले इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्या होता है इसका इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोगों ने पढ़ा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जिसमें एवरेज पढ़ा था। अब बात करेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब भैया बस ये है कि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में, जैसे मैं एक बात बोलूं कि आपसे कि भाई देखो ये एक आपका क्या है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मान लेते हैं और यहाँ पे टाइम मान लेते हैं। एक कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ओके, तो भैया जैसे सपोज करो ये आपका डिक्रीमेंट है, ये शो कर रहा है कि धीरे धीरे कंसंट्रेशन डिक्रीज करा, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट साइड का बढ़ता गया। तो भैया जो यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे, जहां पर एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में यदि हम लोग बात करें तो उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि हम किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो किसी भी रिएक्शन का रेट है वो क्या होगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट को भैया क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिमिलरली इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। जैसे वहां पे डेल्टा कर रहे थे, यहाँ पे डी करना पड़ेगा। डी किस बात को शो कर रहा है, इंस्टेंटेनियस को ही तो कर रहा है। यदि मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं इंस्टेंटेनियस को, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात हो रही है तब हम लोग डिफरेंशिएशन का साइन डी बनाते हैं। और यदि देखो ये बात तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज। अब यदि विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट की बात करूं मेरे भैया, तो यहाँ पे क्या होगा, dp, ये dp व्हाट्सएप वाले dp नहीं, dp अपॉन dt, दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो d कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt, इसे बोलेंगे भैया हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, ये आपका रहेगा इंस्टेंटेनियस रेट। और ये जो आपका ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ही तो प्लॉट किया गया है। यहां कंसंट्रेशन है और यहां आपका टाइम। ओके, यदि इसकी डेफिनेशन में एक बार और बोल दे रहा हूं, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन of any one of the reactants or products at the particular instant of time, at the particular instant of time is called instantaneous rate of a chemical reaction। यही आपका instantaneous rate of a chemical reaction कहलाएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे बात करते हैं इसमें, इसको हटा दें। बहुत मोस्ट टॉपिक है यार अपने आप में, और जैसे जैसे इसमें हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन और भी बनते जाएंगे और चीजें आसान होती जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यार इसमें एक बहुत खास पॉइंट है, यदि मतलब लिखना चाहें वो नोट करके मतलब आप लिख लो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने अभी बताया था पहले ही, रेट ऑफ chemical reaction is always positive, is always positive। that means जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे ना, कि हम लोग बोल रहे थे कि सर एक बार एवरेज लिख रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे थे माइनस डेल्टा आर अपॉन डी टी अपॉन डेल्टा टी, एवरेज की बात कर रहे हैं तो डेल्टा की बात करेंगे, इज इक्वल टू क्या था, यदि ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रोडक्ट में हम लोग बोल रहे थे P, वो मतलब पॉजिटिव होगा, यहाँ पर निगेटिव था, अपॉन डेल्टा टी। यदि हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे थे मेरे भैया, तो वहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे, डिफरेंशिएशन का साइन ले रहे थे, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम कहेंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ बस कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जब जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इस माइनस साइन को ध्यान में नहीं रखना है आपको, बिकॉज ये जो नेगेटिव साइन है बस ये इतना बता रहा है
कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट साइड का वो डिक्रीज कर रहा है, या फिर यहाँ पर पॉजिटिव साइन यदि मैं लगा दूं तो ये बताएगा कि प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओके, ये बात खत्म हो जाती है भैया। चलिए अब बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपको ये बताना है भैया कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो क्या रहता है। तो यदि मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या होगी यूनिट, बहुत आसान है, क्या होगी। तो भाई देखो रेट बेसिकली होता क्या था, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, रेट बेसिकली होता ही क्या है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है भैया। अच्छा, कंसंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं मोल पर लीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई आपकी मोल पर लीटर, और यहां जो टाइम हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे यूज किसमें, सेकंड में। तो ये हो गया आपका सेकंड, दैट मींस जो उसकी यूनिट निकल के आएगी वो निकल के आएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वेरी वेरी मोस्ट, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपसे अक्सर ये बात पूछी जाएगी कि किसी भी रिएक्शन के जो रेट होता है उसकी भैया यूनिट्स क्या होती है, तो ये आपको बताना होगी। चलिए इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पे। ओवरऑल रेट ऑफ अ रिएक्शन की बात करेंगे, इसको हटा दें। बात करेंगे ओवरऑल रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओवरऑल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बेसिस हम लोग बात करें तो बेसिकली इसमें होता क्या है, देखिए यार, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में होना क्या है कि जितने भी आपने रिएक्टेंट साइड में कंपोनेंट लिए हुए हैं या फिर जितने भी कंपोनेंट आपने प्रोडक्ट साइड में लिए हुए हैं, सबका हम लोग ओवरऑल क्या करते हैं, रेट फाइंड आउट करते हैं। और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज आईआईटी में, मेंस और नीट में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल आपको कोई सेट करके दे देंगे, कोई रिएक्शन दे देंगे, फिर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और पूछेगा कि किसी पर्टिकुलर की या तो फॉर्मेशन की बात करेगा या किसी के डिसअपियरेंस की बात करेगा, और उस रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो जरा इसमें एक बात कर लेते हैं, लिख लीजिए भैया, थोड़ा सा पहले आप लिख लीजिए, टू डिफाइन अ यूनिक वैल्यू फॉर द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, टू डिफाइन अ यूनिक वैल्यू for the overall rate of the reaction, we divide the individual rates, we divide the individual rates, we divide the individual rates by the respective coefficient, by the respective coefficient, and equate their signs, and equate their signs। अब इसमें जरा लिखने पे ज्यादा मतलब जाएंगे नहीं कि मतलब क्या होता है, जरा इस पे समझते हैं कि एक्चुअली में लिखते कैसे इस चीज को। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मैं आपको रिएक्शन देता हूँ, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं कोई भी, ए बी बी सी सी डी डी। तो भैया मेरे ये सब इसे क्या बोलेंगे, दिस इज द रिएक्टेंट। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, तो ये क्या है भैया मेरे, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, अब बिल्कुल सिमिलर यार, हम लोग अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता ही कैसे है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड इज डिक्रीजेस, साइमल्टेनियसली द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस। ठीक है, यही तो बात है। अब यदि मैं ओवरऑल रेट की बात करता हूं तो अभी अभी हम लोगों ने इस पे थोड़ा सा चर्चा की थी भैया,
कि रेट बेसिकली निकालते कैसे थे। अब यहाँ पे क्या है कि सबका रेट निकालना होता है। ओवरऑल रेट का मतलब भैया बस आपको यहाँ पे ये लिखना होता है कि यदि मैं यार बात करूँ रिएक्टेंट वालों की तो माइनस साइन आता है, ठीक है। यदि मैं एवरेज ओवरऑल रेट की बात करूं तो जो भी इसके कोफिशिएंट होते हैं, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी रहते हैं, ये हमेशा 1 के फॉर्म में आते हैं। जैसे यहाँ पर a लिखा हुआ है तो ये 1/a, और इसका क्या रहेगा डेल्टा a अपॉन डेल्टा t। समझो इस बात को मेरे भैया, कुछ हम लोगों ने नया नहीं किया। ये रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड मतलब क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। इज इक्वल टू अब इसकी बात करेंगे तो -1/b और डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। यदि हम, और अब देखो रिएक्टेंट खत्म हो गया, अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। सिमिलरली प्रोडक्ट में भी ऐसा करना है बस, लेकिन जहां पर रिएक्टेंट में जो माइनस साइन आ रहा था, अब माइनस साइन प्रोडक्ट साइड पे नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है मेरे भैया, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/c डेल्टा c अपॉन डेल्टा t, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/d डेल्टा d और दिस इज द डेल्टा t। अब यार ये जरूरी नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू आपका एवरेज ही हो सकता है कि एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस पूछा जाए, ठीक है। और हो सकता है कि आप जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाए तो वहां पे जो ऑप्शन दिए हो ओवरऑल रेट के वो इंस्टेंटेनियस फॉर्म में दिए हो, तो इससे घबराना नहीं है कि सर बताओ आपने एवरेज लिखवाया था और वहां पे इंस्टेंटेनियस पूछ लिया। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि बेसिकली जो रेट होता है वो 2 टाइप पे हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं, या तो एवरेज के फॉर्म में या फिर इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में। तो यदि मैं इसी चीज को इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो केवल क्या चेंज आएगा यार, केवल ये चेंज आएगा मेरे भैया कि जहां पे डेल्टा लिखा है ना, अब वहां पे डी हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे केवल डेरिवेटिव की। तो यहाँ पे -1/a एज इट इज, और डेल्टा की जगह हो जाएगा d ऑफ a dt। आई होप कि ये बहुत आसान है और सबको ये बात समझ में आ रही होगी। 1/b और db अपॉन dt इज इक्वल टू 1/c dc अपॉन dt इज इक्वल टू 1/d dd अपॉन dt, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल रेट लिखने का तरीका है, चाहे वो एवरेज फॉर्म में पूछे आपसे और चाहे वो आपसे इंस्टेंटेनियस फॉर्म में पूछे, ठीक है। डिपेंड करता है कि एग्जाम में किस फ्रेम में क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है मेरे भैया। चलिए आगे इस पे हम लोग और भी चर्चा करेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें तो आगे बढ़े। ठीक है, जैसे यार एक ओवरऑल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन करके काफी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि भाई आपको बताना है कि बताइए एक रिएक्शन दी हुई है उसका ओवरऑल रेट बताना है। जैसे मैं एक रिएक्शन ले लूं PCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू PCl5। ये रिएक्शन है तो कह रहा है इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट बताइए क्या होगा। जरा सोचिए क्या होगा इसका ओवरऑल रेट। अभी मैंने बताया, कोई भी इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है यार, बहुत सिंपल सी बात है। ओवरऑल रेट निकालना है मतलब हम लोग पहले रिएक्टेंट को देखते हैं, फिर प्रोडक्ट को देखते हैं, इसके साथ इसके आगे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखते हैं, तो वो 1/, के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे है नहीं तो उसका कोई इतना मतलब नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल जो रेट होगा वो क्या होगा, ओवरऑल रेट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा। अब हाँ, ये बहुत लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि सर अब ये बताइए कि मैं इसको एवरेज फॉर्म में लिखूं या मैं इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखूं। तो यदि एग्जाम में उसने मेंशन कर रखा है कि आप उसको
इन टर्म्स ऑफ एवरेज लिखिए या फिर इन टर्म्स ऑफ उसको इंस्टेंटेनियस लिखिए, तब तो आपको उसमें दिमाग लगाने की नीड है, अदरवाइज फालतू में आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना। आप या तो एवरेज लिख दो या फिर आप इंस्टेंटेनियस लिख दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, अब देखो कोफिशिएंट तो है नहीं, तो क्या करेंगे बताओ, डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, अब किसका, Cl2 का कंसंट्रेशन, तो माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट, PCl5 का फॉर्मेशन, disappearance of the reactant and the appearance of the product simultaneously, ठीक है। disappear का मतलब क्या होता है, इस चीज का disappear होना और इसका appear होना, that means यहाँ पे डिक्रीमेंट होना कंसंट्रेशन का और यहाँ कंसंट्रेशन का बढ़ जाना, यही तो मतलब है भैया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन dt, यही तो मतलब है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे दूं H2 + I2 2HI, H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI, और आपको इसको इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस ओवरऑल रेट लिखना है, इंस्टेंटेनियस ओवरऑल रेट आपको इसमें लिखना है। देखते हैं भैया क्या होता है, बताइए जरा। बहुत आसान है, मतलब बहुत लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा अपने आप के, सिर्फ बहुत आसान है, किसी को कुछ करना नहीं है। फिर से एकदम सेम बात यार, ये आपका क्या है भैया, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में माइनस साइन रहेगा और प्रोडक्ट वाले में प्लस साइन रहेगा, और उसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस में है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो जरा समझ लेते हैं इसको। ओवरऑल रेट क्या होगा भैया, ये आपका बेसिकली क्या रहेगा, फिर से सेम बात है, क्योंकि मैंने क्या कहा इंस्टेंटेनियस, मुझे इस बार बताना है ओवरऑल रेट कैसे बताना है आपको, इंस्टेंटेनियस पे आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, माइनस dH2 अपॉन dt। देखो भाई ये पता है ना कि ये जो ब्रैकेट हम क्यों यूज कर रहे हैं, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, इट्स रिप्रेजेंट द बेसिकली कंसंट्रेशन। तो माइनस dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, मार्कर चेंज करना, चलिए ये क्या होगा, माइनस di2 अपॉन dt इज इक्वल टू, अब बताओ भैया, अब यहाँ कोफिशिएंट नहीं था लेकिन यहाँ तो इसका स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है ना यार, तो जो भी कोफिशिएंट होगा भैया वो चला जाएगा 1 अपॉन के फॉर्म में। अच्छा यार, लेकिन यहाँ माइनस साइन तो नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट तो क्या है, बन रहा है, ठीक है। जो चीज बन रहा है दैट मींस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। अब इस बात को बार बार बता रहे हैं, हो सकता है कि आप समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dHI अपॉन dt, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए भैया, फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए एक सेम क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। SO2 + O2 और यहाँ पर SO3, SO2 + O2 और फॉर्मेशन हो रहा है भैया आपका SO3 का, इसका भी आपको ओवरऑल इंस्टेंटेनियस रेट बताना है, ठीक है, ओवरऑल इंस्टेंटेनियस रेट बताना है। यार बहुत लोगों को ये बात लग रही होगी सर इसमें मतलब क्या बहुत खास है, ये तो बहुत 1 मिनट का मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा लग रहा हो, ठीक है, और उन्होंने तुरंत बना दिया होगा कि सर ओवरऑल रेट निकालना है, इंस्टेंटेनियस पे निकालना है, मतलब हो गया माइनस dSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dO2 अपॉन dt इज इक्वल टू, सर ये तो प्रोडक्ट था तो ये वाला कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो dSO3 अपॉन dt,
बहुत लोगों ने ऐसा बना दिया होगा, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं है कि अभी उन्होंने कोई गलती कर दी है यहाँ पे। ये चीज भैया रॉन्ग है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट है, और ये आपको एक लॉजिक देके जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आप जरा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले एक बार देखिए। जो भी रिएक्शन दी गई है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? अभी इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, सारे के सारे रिएक्शंस ऑलरेडी क्या थी, बैलेंस्ड कंडीशन में थी, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है। और यदि ये बैलेंस्ड नहीं है तो इस पे हम लोग भैया कैसे हम लोग किसी का डिसअपियरेंस देख रहे हैं, कैसे किसी का हम लोग अपीयरेंस देख रहे हैं, कैसे किसी का हम लोग इंक्रीमेंट देख रहे हैं, कैसे किसी का डिक्रीमेंट देख रहे हैं। दैट मींस जब जब हम लोग रेट निकालने के लिए सोचेंगे तो हमें पहले इस इक्वेशन को, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड कराना पड़ेगा, और बैलेंस कराने के बाद आप क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मोस्ट है, इस बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओके, आई होप कि चीजें काफी कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करके जाएंगे। ठीक है, तो जरा आप इसको बैलेंस करिए। बहुत कुछ लोग होनहार होंगे, उन्होंने बैलेंस कर भी लिया होगा। ठीक है, हटा देते हैं पूरे ऊपर। SO2 प्लस O2 SO3 था। फिर जरा आप एक बार इसको देख लीजिए, जरा आप बैलेंस करेंगे तो क्या होगा। देखो यदि आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, और 2SO2 यहाँ और 2SO3 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा ये क्या है, बैलेंस हो गई। अब आप इसमें ओवरऑल इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तो ये बैलेंस्ड है ना। इससे पहले जितनी भी हम लोग रिएक्शन कर रहे थे वो सारी कैसी थी, बैलेंस्ड थी, और बैलेंस्ड रिएक्शन पे ही तो हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, अब जो भी आपका ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है भैया, अब ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट जब रिएक्टेंट थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ना शुरू होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाएंगे, और फिर ना तो कोई डिसअपियर हो रहा होगा और ना कोई अपीयर हो रहा होगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से सेम बात, -1/2 और DSO2 अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां पर क्या कहेंगे हम लोग, -DO2 अपॉन dt इज इक्वल टू, अब देखो फिर से देख लो, यहां पे लिखा है 2, तो ये 1/2, लेकिन मेरे भैया निगेटिव नहीं, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं मतलब फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, चीजों के बनने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पॉजिटिव रहता है, तो DSO3 अपॉन dt होगा। आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट टाइम में हम लोग इस पे बात करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो आपका रेट है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी क्या है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट, टेम्परेचर, और भी बहुत सारी बातें हैं कि किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा। तो उन बातों में हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको पहले एक बार बता दूं कि जितने भी यार ये क्लासेस होने वाली है, बेसिकली एक टारगेट बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है इसमें, तो ये टारगेट बैच आपका लगातार चलेगा ये, और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग अगले टर्न में समझेंगे। और YouTube पे हम लोगों ने क्या कर रखा है भाई कि एक नया बैच स्टार्ट किया है, टारगेट बैच फॉर, ठीक है, टारगेट बैच फॉर द स्टूडेंट ऑफ 2021-22 वालों के लिए स्टार्ट किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, CBSE, ISC as well as all different competitive exam like IIT JEE and NEET। ठीक है, सब पूरा का पूरा भैया सिलेबस करेंगे, और एज वेल एज हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सेशन रखेंगे। ठीक है, बस आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और नोट्स साथ साथ बनाते रहिए,
और बहुत जल्दी इसका एक आपको स्टडी मटेरियल का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।